हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये है गोधूली हिंदी का मॉडल सेट फर्स्ट। ठीक है, और फिर मुझे टाइम मिलेगा तो इसके बाद नेक्स्ट वीक इसी दिन और 3 बजे दिन में ही मैं लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसमें 30 सवाल मैं लाया हूँ, 30 सवाल करके ला रहा हूँ मैं मॉडल सेट सबका, और उसका ना आप बनाओ और सभी का आंसर जो आप जितना बना पा रहे हो ना उतना मुझे कमेंट करना कि सर मुझे इतना बना है और इतना अच्छा लगा, ताकि मुझे देख के लगे कि हाँ यार रियली में आप लोग बना रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके यहाँ पे है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? सबसे पहला सवाल और सबसे हल्का सवाल, लगा दो छक्का। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? कौन नहीं बताएगा? इसका बच्चा बताएगा महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था। करमचंद गांधी, मीरचंद गांधी, धर्मचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो यहाँ देखो धर्मचंद, यहाँ पे करमचंद, कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान से थोड़ा सा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं? सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। ठीक है, मैक्स मूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने। तो दो का आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर ने। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने खराब नहीं होते। आंसर क्या हमारा होगा? इसका ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैं मोटा पेन ले लिया हूँ। चलो, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन करना है तो कहाँ कर सकते हैं हम? मुंबई में, या तो दिल्ली में, या तो ग्रामीण में, या कोलकाता में। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 का सही आंसर होगा ग्रामीण में, गांव में। यानी कि गांव में आपको दर्शन, सच्चे भारत के दर्शन करना, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ओके, दिख रहा आपको? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी धारा, कृष्ण भक्ति। तो गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन बी। मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ सही से आंसर बताने के लिए, अगर फिर भी आपको लगे कि इसमें सर ये गलत है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा, पंजाब, बज्रभूमि या वाराणसी। तो 5 का आंसर हमारा होगा बज्रभूमि। क्या होगा? बज्रभूमि, यानी कि रसखान दिल्ली से जो है बज्रभूमि चले गए थे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए 6 नंबर सवाल, बहादुर अपने घर क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, या घूमने के लिए? तो बहादुर जो अपने घर से माँ की मार के कारण घर से बाहर भाग गया था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो ये देखो, कुचिपुड़ी भी डांस है, भरतनाट्यम भी डांस है, मोहिनीअट्टम भी, कथक, सब डांस का नाम है। ठीक है, तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो उसका आंसर होगा कथक। उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक कथक डांस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी में बताऊँ, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, एपी आंध्र प्रदेश का डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, तमिलनाडु का। ठीक है, और मोहिनीअट्टम केरल का। तो ये सब डांस, लेकिन आपको यहाँ पे उत्तर भारत का पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का डांस कौन है, तो आप बोलेंगे कथक है। ठीक है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट जो डांस है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1942, 16 मई 1943, 15 जून 1944। तो 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वां सवाल है, विलनव क्या था? विलनव क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या एक झील है? विलनव क्या है? फटाफट यहाँ पे आंसर बताएंगे आप लोग। तो 9 का आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, एक छोटा सा गांव का नाम है। विलनव क्या? एक छोटा सा गांव का नाम है। ऑप्शन इसका क्या होगा? एकदम बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग से कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, अगला सवाल देखो, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई? हमारी नींद जो कविता कहाँ से ली गई? इसी दुनिया से, पहल पुस्तक से, दुष्चक्र के क्या है अशिष्टा से, और आशा दीवार से। शायद कुछ यहाँ पे मिस्टेक होया हुआ। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, दुष्चक्र के अस्पष्टता क्या है यहाँ पे? ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे सी होगा। ठीक है, हमारी नींद कविता है आपके किताब में, हमारी नींद। अगला सवाल देखें, तो देख रहे कितना फास्ट बढ़ रही है। अभी 5 मिनट हुआ नहीं, 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब कि 30 सेकेंड में से पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? मेरे बिना तुम प्रभु, इसको हिंदी में किसने बदला? वीरेन डंगवाल ने, जीवनानंद दास ने,
कुंवर नारायण ने, धर्मवीर भारती ने। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने मेरे बिना तुम प्रभु कविता का रूपांतरण हिंदी में क्या था। अगला सवाल है, कुंवर नारायण कवि है ग्राम संवेदन का, या नगर संवेदना का है, या ममत्व संवेदना का, या पितृत्व संवेदना का है। तो 12 का आंसर होगा नगर संवेदना। क्या होगा? नगर संवेदना। यानी कि कुमार जो है, कुमार नारायण कवि है नगर संवेदना का। आंसर क्या होगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचने वाले कौन है? अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र, मैक्स मूलर। तो 13 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के राइटर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। क्लियर है? तो अगला सवाल पढ़ते हैं जी। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894। तो इनका जो डेट याद कीजिए, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, जनतंत्र का नाम, शीर्षक कविता की कवि का नाम क्या है? जनतंत्र एक कविता है, तो इसके कवि का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, रामधारी सिंह दिनकर, आगे सुमित्रा नंदन पंत, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, प्रेमधन। तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जनतंत्र का नाम रामधारी सिंह दिनकर। याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो देखो, जितना भी सवाल, जितना भी आपकी किताब में राइटर का नाम है ना, जो लेसन और उसके राइटर का नाम, एकदम याद से उसको याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब याद से याद कर लीजिए। ठीक है, भूलिए मत उसको, लेकिन याद कर लीजिए उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि 3, 4, 5 क्वेश्चन उसको देखने को मिल जाएगा। शिक्षा संस्कृति के रचनाकार कौन है? तो 16 का आंसर होगा महात्मा गांधी जी। ओके, आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत से हमने क्या सीखा? ये क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, या व्यक्ति चित्र है? भारत से हमने क्या सीखा? ओके, तो भारत से हमने क्या सीखा, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी होगा भाषण। क्या ये भाषण है? आंसर सी। अगला सवाल देखो, मैक्स मूलर को वेदांतियों किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, है ना? वेदांतियों किसने कहा था? तो 18 का आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी रह सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों किसे कहा था? तो याद रखेंगे मैक्स मूलर को कहा था। अगला सवाल है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ठीक है, इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। तो जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उम्मीद उससे तो यही रखूँगा कि 30 में 30 उनका भी अंतर आएगा। ये गौधोली में भी जिस तरह से आप मैथ साइंस का वैल्यू दे रहे हो ना कि इसमें हमको लाना अच्छे नंबर, ये भी आपके लिए काम की चीज़ है, बिकॉज इससे भी आपका नंबर जुड़ता है उसमें, और आपका नंबर बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। हिंदी में देखा जाए तो गौधोली हिंदी हो गया और आपका संस्कृत है। उर्दू वाले के लिए आपका नन हिंदी हो जाता है और उर्दू होता है। ठीक है, या तो और अलग हिंदी, तो इस तरह से, तो इसको भी उतने ही वैल्यू देना आपको। तो दधीची की हड्डी से क्या बना होता है? तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंद्र का वज्र। चलो फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन देखिए, भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी राइटर का नाम आपकी किताब में मौजूद है। सभी ने कुछ ना कुछ लिखा ही है, कुछ निबंध है, किसी का कविता है। तो याद रखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा वो भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, मछली लेकर कौन भाग गया था? बहुत अच्छा सवाल, भग्गू, संतु, बंतु, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार सवाल में आया होगा। तो देखो, कन्फ्यूजन मत होना, मछली को लेकर जो है संतु भागा था। किसने भागा था? संतु भागा था। क्यों भागा था? उसको पानी में छोड़ने के लिए, है ना, उसको काटा जा रहा था इसीलिए। तो आंसर हमारा फिलहाल बी होगा। अगला सवाल देखो, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये तो कौन नहीं जानेगा, हर कोई जानता है, इसको बच्चा बच्चा जानेगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि? 22 सवाल का आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या होगा जी? देवनागरी लिपि इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चंस। ओके, नाउ एंड 23 क्वेश्चन इज दैट, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको बताया, बिरजू महाराज एक कथक डांस करने और नृतक है। उनके चाचा का नाम बताइए। शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो 23 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए हो, शंभू महाराज। क्या होगा? शंभू महाराज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। क्लियर है? अगला सवाल,
जारशाही कहाँ थी? ये तो जो हिस्ट्री पढ़ने वाले सभी बताएंगे, और हिस्ट्री तो सब पढ़ रहे हैं, रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो जारशाही रूस में ही था, है ना। आंसर क्या होगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जारशाही, है ना, रूस में जार को ही बोला जाता था, सम्राट को जार बोला जाता था। आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश। ओके, तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवानंदन दास की, या गुरु नानक की? तो इसका आंसर होगा सरहपाद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखें। आविनियो किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है ना? किस नदी के तट पर होना चाहिए? रोन नदी, सिन नदी, टेम्स नदी, या टोन्स नदी? तो 26 का आंसर क्या होगा? रोन नदी। क्या होगा? रोन नदी। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि मछली कहानी जो है ना, उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, या कृषक वर्ग का? तो 27 का आंसर हमारा होगा मध्यम वर्ग का। आपको पता होगा, और बहुत बार ये सब सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एज ए मॉडल सेट आपको स्टार्ट किया हूँ कि सप्ताह में एक एक सब्जेक्ट सबका मॉडल सेट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जरूर आप लोग पढ़िए, एक दिन मैथ का, एक दिन साइंस का, एक दिन सोशल का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन बैंक मैं 19 तक शायद करवाया हूँ, इसका बता नहीं सकते हैं, देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में नहीं तो आएगा। अगला सवाल देखो। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? मतलब ख्याति मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, फेमस, है ना। तो बिरजू महाराज किस चीज़ में है? नर्तक के रूप में, तबला के रूप में, शहनाई के रूप में, संतूर? तो अभी तो मैं बताएं, बिरजू महाराज क्या डांस करते हैं, नर्तक है ये, है ना, नर्तक, कथक डांस करते हैं, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण डांस है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हर कोई बताएगा जी कि हिरोशिमा तो कैसे पहचान रहा? तो आपको पता होगा 1945 में अमेरिका ने जापान पर और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया था, 6 अगस्त को। और एक नागासाकी भी है जापान में, नागासाकी, वहाँ पे 9 अगस्त को गिराया था परमाणु बम। तो सबसे पहला परमाणु बम का यही हिरोशिमा पे ही प्रयोग किया गया था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी तक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। क्लियर है? और आखिरी सवाल है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या तात्पर्य है? गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा? तो इसका आंसर होगा व्यवहारिक शिक्षा। क्या होगा? मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ये होगा ऐसा शिक्षा जो आपके जीवन में व्यवहार ला सके, जो आप शिक्षा ग्रहण करके आप बड़ों को रिस्पेक्ट कर सको, छोटों को प्यार कर सको, अपने माता पिता का जो सम्मान होता है वो सम्मान कर सको, यही होता है व्यवहारिक शिक्षा। आप डिसिप्लिन से कैसे रहो, शिक्षा ग्रहण करने में मतलब ये हुआ कि आप डिसिप्लिन कितना हो। ये नहीं हो हृदय से शिक्षा कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। व्यवहारिक मतलब शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं तो व्यवहार में दिखना चाहिए आपको, या तो बोलने का सलीका आपको आना चाहिए कि बोलने का तरीका कैसे कैसे बोल रहे हैं। एक अनपढ़ एक पढ़ा हुआ, इस बोलने में बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आप शिक्षा, गांधी जी बोलते हैं कि अगर शिक्षा आप हासिल करते हैं तो व्यवहारिक शिक्षा हासिल कीजिए। मतलब कि शिक्षा पढ़िए, सब कुछ कीजिए, टॉप कीजिए, ठीक है, पास होइए, लेकिन सिर्फ टॉप होने से ये नहीं होगा। आप पढ़ करके ना क्या बोलते हैं अपने लाइफ में व्यवहार इसको कीजिए। व्यवहार करने का मतलब ये हुआ कि आपके डिसिप्लिन होना चाहिए, बोलने का, पढ़ने का, रहने का, सहने का, सोने का, बात करने का, बड़ों को रिस्पेक्ट करने का, ठीक है, हर काम का एक तरीके से। तो ये होता है व्यवहारिक शिक्षा। बिजनेस तो हर कोई करता है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड भी आदमी भी करता है और अनएजुकेटेड वो भी करता है। लेकिन एजुकेटेड जो आदमी होता है, जो बिजनेस करता है, पढ़ा लिखा, उसका बिजनेस का तो तजुर्बा ही कुछ अलग होता है। क्लियर है? तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दूँ, महात्मा गांधी जी का सोच भी यही है, आध्यात्मिक शिक्षा को मतलब ये हो व्यवहारिक शिक्षा। ओके, तो अब ये ना, अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, अब आप अगर 30 क्वेश्चन में देखो 15 मिनट के अंदर में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, क्या मजा आया आपको पढ़ने में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से मजा आया। 30 में से जो कंटिन्यू स्टूडेंट पढ़ रहे ना, 30 में से 30 100% लाए होंगे। तो जरूर आप देखो, सवाल 20 हो या 30 हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना सवाल बना रहे हो। सवाल 20 भी रहे तो 100% लाइए, ठीक है, यानी कि 20 में 20 लाइए। अगर 50 सवाल देते हो तो भी 100% आना चाहिए। तो परसेंट आपको 100% सवाल 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, उसका कोई मतलब नहीं, 100% आपको आना चाहिए। तो आप बताना कि कितना परसेंट आप बनाए हो, ठीक है। और परसेंट निकालने का सिंपल तरीका, अगर 30 में से आपका 20 सही हुआ तो 20 को 100 से गुना कर दो और जितना सवाल था टोटल में डिवाइड कर दो। जितना आप आंसर लाते ना, जितना सही बनाते हैं उसको 100 से गुना कर दीजिएगा। और टोटल कितना सवाल था 30 भाग कर दो, देखो काटो यहाँ पे, तो 200/3 तो कुछ कितना आ जाएगा, 2 3 6 18 और 3 6 18 66 पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा, गुना करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके बाय, दैट्स ऑल।